हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस एकेडमी सैलेंसर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके बीच एनसीईआरटी की बुक्स लेकर आए हैं। एनसीईआरटी की बुक्स का हम लोग जो अध्ययन करेंगे अपने कंपटीशन के लिए, तो वो ध्यान रखिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक, यानी 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक की बुक्स का अध्ययन हम लोग करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में आते हैं उसका बेस जो होता है वो एनसीईआरटी की बुक होती हैं, यानी सारा निचोड़ जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक में रहता है। हम कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे हम नेशनल लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या हम स्टेट लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, हम यूपीपीएससी की बात करें या फिर आपका जो है यूपीएससी की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के, हर एक एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की जो बुक होती है उन्हीं को बेस माना जाता है। तो ये बुक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बुक्स से देखिए जानकारी तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होती, लेकिन ये कि जो भी होती है वो फैक्ट इसके बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक फैक्ट होते हैं। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी के बुक का अध्ययन बिल्कुल उसी भाषा में करेंगे जिस भाषा में किताबें लिखी गई हैं। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक में आज हम लोग जो अपना स्टार्ट करेंगे, तो एनसीईआरटी आज हम हिस्ट्री विषय को स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री विषय जो है वो कक्षा 6 की किताब से आज स्टार्ट करेंगे। तो हमने कक्षा 6 की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हमने कई वीडियोज़ में अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो इसमें हमारा आज ये पहला पार्ट बेटा होगा जिसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग इसको। देखिए पहला अध्याय आपका देश के नाम। पहला अध्याय क्या है इसमें? देश के नाम। देखिए अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो अपने देश के लिए हम लोग किन नामों का प्रयोग करते हैं? इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। देखिए बेटा, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द बेटा किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी इंडस शब्द जो है, इंडस को जो है संस्कृत में किस नाम से जानते हैं? सिंधु नाम से जाना जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। देखिए ईरान और यूनान का पता लगाओ, ये क्यों बोला गया? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इसलिए बोला गया क्योंकि देखिए ईरानियों और यूनानियों ने जो है हमारे देश को जो है इंडिया नाम दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है इंडिया नाम जो है हमारे देश को किन लोगों ने दिया? तो ईरानियों और यूनानियों ने जो है भारत को इंडिया नाम दिया। तो ध्यान रखें, इन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस कहा था। तो ये हमें याद रखना है, इसमें ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसका देखिए भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद आपकी लगभग 3500 वर्ष पुरानी पुस्तक है। ऋग्वेद क्या है? 3500 वर्ष पुरानी पुस्तक है ऋग्वेद, जिसमें आपका जो है संस्कृत की आरंभिक पुस्तक है ये, इसमें इसका उल्लेख मिलता है आपका। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी पहले आपका एक जात या समूह के लोगों के लिए किया जाता था, बाद में इसका प्रयोग फिर एक देश के लिए पूरा होने लग गया। आइए आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है हमारा, आगे कौन से फैक्ट्स हैं। देखिए आगे क्या है? अतीत के बारे में कैसे जाने। आज का रीडिंग क्या है हमारा? ये अतीत के बारे में कैसे जाने। तो देखिए अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। क्या है तरीका? अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, यानी पुस्तकों से हमें जानकारी अतीत की मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है पांडुलिपि किसे कहा जाता है? ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो है पांडुलिपि किसे कहा जाता है। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं? पुस्तकें जो हाथ से लिखी होती थी, यानी हैंड राइटिंग में लिखी हुई पुस्तकें थी, उनको क्या कहा जाता था? पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से लिखना से निकला है। यानी हो सकता है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है, मैन्युस्क्रिप्ट किससे निकला है? तो आपका लैटिन भाषा का एक शब्द है मेनू, उससे मैन्युस्क्रिप्ट बना। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि भोजपत्र जो है, भोजपत्र आप किससे तैयार होता था? भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार होता। यानी पुराने समय में जो है भोजपत्र पे ही सब कुछ लिखा जाता था। आप देखिए आगे, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। देखिए बेटो नीचे एक जो है यहाँ पे इमेज दी हुई है, ये आपकी जो है पांडुलिपि की इमेज है। ये ताड़पत्रों से बनी हुई पांडुलिपि उसकी इमेज है।
यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? ये 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। यानी किताब के रूप में इसको कैसे करते? ताड़ के पत्तों को जो है काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यानी पांडुलिपि हमारे साइड में जो बनी इमेज, ये क्या है? भुर्ज पेड़ जो है उसकी छाल से बनी पांडुलिपि है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं बेटा, देखिए आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं इसको। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े खा लिए अथवा कुछ नष्ट कर दी गई। पांडुलिपियाँ पूरी तरीके से अभी नहीं मिली हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती हैं। बिहार का मतलब बौद्ध बिहार। तो ये ध्यान रखिएगा, उस समय जो अभी जो हम लोग क्वेश्चन आ सकता है कि पांडुलिपियाँ जो हैं कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो पांडुलिपियाँ ज़्यादातर आपकी मंदिर और बिहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है ये कि पांडुलिपियाँ जो हैं उनमें किस किस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? तो धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की जानकारी प्राप्त होती है, राजाओं के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है पांडुलिपियों से, औषधि तथा विज्ञान आदि की जानकारी हमें मिलती है। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें पांडुलिपियों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। हमारे क्या है? महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमारे जो महाकाव्य, कविताएं व नाटक लगभग किस भाषा में लिखे गए? तो सबसे अधिक आपके जो है ये लिखे गए किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे गए। उसका दूसरे नंबर पे प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे भी मिलते हैं। आपको बता दें प्राकृत भाषा उस समय आम लोगों की प्रचलित भाषा थी। आम लोगों की जो मेन भाषा थी क्या थी? प्राकृत थी उस समय। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अभिलेख क्या होते हैं? तो बेटा अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख आपके जो है एक लेख होते हैं जो कि पत्थर अथवा धातु की कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। तो अभिलेख क्या होते हैं? आपके अभिलेख होते हैं आपके जो है ये लेख होते हैं जो कि पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो क्वेश्चन हो सकता है कि जो पुराने समय में जो है अभिलेखों से क्या जानकारियाँ प्राप्त होती? तो ध्यान रखिए कि जो शासक पहले युद्ध जीतते थे, लड़ाइयाँ जीतते थे, तो उनके अपनी विजयों का जो लेखा जोखा रखते तो किसमें? अभिलेखों में उत्कीर्ण करवाते, पत्थरों में उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उनको पढ़ते रहें। आगे देखिए लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। नीचे एक इमेज बेटा बनी हुई है, तो ये इमेज देखिए अभिलेख की इमेज है आपकी। तो ये अभिलेख आपका कहाँ से प्राप्त हुआ? ये 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है जो कि आपका अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो है आपका जो अफगानिस्तान के कंधार से जो अभिलेख मिला है वो अभिलेख किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था? तो ये आपको बता दें अशोक ने जो है उत्कीर्ण करवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में अध्ययन करेंगे हम लोग आगे चल के। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम लिखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? लिपि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन होता है लिखते वक्त में जो है आप किसका प्रयोग करते हैं? लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि लिपियाँ किससे बनी होती हैं? तो लिपियाँ आपकी जो है अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलते या पढ़ते हैं किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए हम जब भी बोलेंगे या लिखेंगे पढ़ेंगे तो अपना एक भाषा का प्रयोग करेंगे। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो अभिलेख है आपका जो कांधार से प्राप्त हुआ है, यह अभिलेख किस भाषा में लिपि में लिखा गया? तो यूनानी तथा अरामाइक जो है, अरामाइक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखित है ये। आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बेटा? तिथियों का मतलब क्या है? टॉपिक हमारा
तिथियों का मतलब, यानी इतिहास की तिथियां क्या हैं, उनका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी वर्ष की गणना किससे की जाती है? वर्ष की गणना आपकी ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। क्वेश्चन आंसर, इतिहास में जो है आपका जो है इतिहास में तिथि की गणना किससे की जाती है? तो इतिहास में तिथि की गणना जो है ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ये है ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद। यानी 2 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 2000 वर्ष का। 2000 वर्ष का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कहलाती हैं, यानी ईसा से पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या? ईसा मसीह के जन्म से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है? इतिहास और तिथियां। देखिए इतिहास और तिथियां टॉपिक है। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो इतिहास में हम लोग डेट इस्तेमाल करते हैं या हम तिथि इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ बीसी का तात्पर्य क्या है? बीसी का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व का मतलब आपका ईसा पूर्व ईसवी, ईपू करके है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा हुआ देखते हैं, ईसवी, एडी या ईसवी लिखा हुआ देखते हैं, यानी एनो डोमिनी। इसका अर्थ क्या है? एनो डोमिनी यानी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एडी का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ये ध्यान रखिए। कभी कभी एडी की जगह सीई, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। तो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के रूप में किया जाता है, यानी सी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कॉमन एरा, तथा बीसी का मतलब क्या? बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो ये भी आपका इतिहास में जो यूज किया जाता है। आगे देखिए, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। यानी ये जो कैलेंडर है ये विश्व के सभी देशों में सामान्यतः यूज किया जाता है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। यानी भारत में आपका जो आज इतिहास की जो कैलेंडर की तिथियां हैं, यानी ईसा पूर्व, ईसवी, इनका प्रयोग कब हुआ भारत में? तो 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है ये कि भारत में जो है ईसा पूर्व और ईसवी, इन तिथियों का जो है प्रयोग कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ? तो 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले है। कभी कभी बीपी अक्षर का प्रयोग भी होता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? बिफोर प्रेजेंट या वर्तमान से पहले है। चलिए बच्चों आगे आते हैं, आगे देखें क्या है। देखिए आगे क्या है, मतलब पुरा स्थल। हेडिंग क्या है? पुरा स्थल। देखिए देखते हैं पुरा स्थल क्या होते हैं। देखिए पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी पुरा स्थल में जहाँ पे अवशेष मिलते हैं, पुराने वस्तुओं के, औजारों के या इमारतों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये ज़मीन के ऊपर भी प्राप्त होती हैं, अंदर, कभी कभी समुद्र से और नदी के तल से भी पाए जाते हैं, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। फिर आगे देखिए बेटा क्या है? पाषाण औजारों का निर्माण। आगे क्या है? पाषाण औजारों का निर्माण। देखिए पाषाण मीन्स होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पत्थर होता है। तो पाषाण उपकरणों को प्रायः 2 तरीकों से बनाया जाता था। 2 तरीके से, कौन कौन से तरीके? पहला तरीका देखिए क्या है? पत्थर से पत्थर को टकराना। यानी पहले तरीके में क्या था? पत्थर से पत्थर को टकराकर पाषाण औजार बनाए जाते थे। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा जैसे इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार प्राप्त ना हो जाए जो उपकरण बनाना चाहते थे। इसका दूसरा तरीका देखिए क्या है? दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है।
इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और एक क्रोड पर हड्डी तथा पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। अब देखिए आगे साइड में आपका एक जो है ऊपर कुछ तिथियां दी हुई हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, इसको हम जानते हैं। ये महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं? देखिए कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब आपके आए थे, तो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर विकसित हुए थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कितने वर्ष पूर्व था, 2500 वर्ष पूर्व था। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। नीचे देखिए बेटा एक इमेज बनी हुई है। इस इमेज में क्या है कि आपका जो पाषाण औजार बनाने का दिखाया गया है। तो देखिए पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए पाषाण उपकरण के लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से यहाँ दर्शाई गई तकनीकी जो है पहली तकनीकी दर्शाई गई यहाँ पर फिगर में। अब आगे आते हैं, देखें आगे क्या है। आगे नाम और तिथियाँ। देखिए नाम और तिथियाँ हेडिंग है हमारी। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। यानी हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उस काल का जो है पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल क्या बोलते हैं? पुरापाषाण काल को। उसमें पुरापाषाण काल किसको बोलते हैं? तो ये ध्यान के आरंभिक काल को जो है इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। ये 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। किन 2 शब्दों से बना है? पुरापाषाण से बना हुआ है। तो पुरापाषाण काल जो है आरंभिक काल माना जाता है इतिहास का। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। तो ये नाम से क्या पता लगता है हमको? इस नाम से ये पता लगता है कि पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो क्वेश्चन होता है पुरापाषाण काल जो है कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, कितने वर्ष के दौरान माना जाता है? तो ये ध्यान रखिए 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है पुरापाषाण काल। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं आपके? आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। कौन कौन से 3 भाग हैं? आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। किस काल के दौरान? आपका पाषाण काल के दौरान। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि पर्यावरणीय बदलाव किस युग में मिलते हैं? तो पर्यावरणीय बदलाव आपके मध्य पाषाण युग या मेसोलिथ युग में मिलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मध्य पाषाण युग जो है इसका काल क्या माना जाता है? तो मध्य पाषाण युग का काल जो है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। यानी मध्य पाषाण युग जो था इसके जो है आपके औजार आकार में बहुत छोटे होते थे। इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा था। यहाँ पे आपको ये टर्म याद रखना, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण। तो लघु पाषाण इसलिए कहते थे क्योंकि इसके जो औजार थे आपके पत्थर के बने हुए औजार काफ़ी छोटे होते थे, तो इसी वजह से इसको लघु पाषाण कहा गया। प्रायः इन औजारों में हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। यानी क्वेश्चन हो सकता है कि लघु पाषाण काल के जो औजार थे उन औजारों में जो मुट्ठे थे वो किसके होते थे? तो आपके जो मुट्ठे लगे होते थे वो हड्डियों के होते थे या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए औजार होते थे। औजार कैसे होते थे? हसिया या आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। फिर आगे देखिए एक पॉइंट है भारत में शुतुरमुर्ग। देखिए इसको भी याद रखिए कि भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। इसकी जानकारी में कहाँ से मिली? देखिए महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। यानी शुतुरमुर्ग के अंडों के जो अवशेष मिले उससे पता लगा कि भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे तथा इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। किस अंडों से? शुतुरमुर्ग के अंडों से। चलिए आगे आते हैं।
आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बेटा दी हुई हैं यहाँ पे, हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग आपका 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक था। आपका नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले से शुरू हुआ। क्वेश्चन आ सकता है नव पाषाण युग का आरंभ कब से आरंभ हुआ, तो 10,000 साल पहले से आरंभ हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर आगे की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए इसको आप देखिए। धन्यवाद।